ओके जी, वेलकम बैक। नए चैप्टर के साथ पेश है हम, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ भी नहीं है। ये वाले चैप्टर में जिस जिस बच्चों की बीच बीच में छुट्टियां लगी, ठीक है, समझ लेना ये चैप्टर तो गया। और दूसरी बात, हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद मैं आधे बच्चों को अलाउ भी नहीं करूंगा, जो 1 दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन आएंगे, 1 दिन नहीं आएंगे। क्योंकि जब सामने चेहरे लटक रहे होंगे ना, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मुझे पढ़ाते हुए मजा नहीं आता। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में एक्टिव रहना। वैसे तो जर्नली दिस चैप्टर विल टेक अराउंड 20 डेज हर साल, लेकिन इस बार हमने इसको 2 हफ्ते में खत्म करना है। तो इसी वजह से संडे की क्लास आज थोड़ी सी लंबी रखी है, ताकि पहले ही दिन जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है मेरे वो हो जाए। मेजर कॉन्सेप्ट तो क्या, सिर्फ बेस ही होगा आज। ऑब्वियस है इस चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर 5-6 दिनों के बाद आधों की तो धज्जियां उड़ा देगा। क्लास +2 का मेरे 2 फेवरेट चैप्टर थे, जो नंबर 1 पे है ये वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिस चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग लगता है ना, मजा तो उसमें आता है। पहले 8-10 दिन तो दिमाग खराब होता है, लेकिन जब उसको समझ में आना लगता है ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस कैरी होता है ना, वो पूरे सिलेबस में काम आता है। दूसरा मेरा फेवरेट चैप्टर होता था इस पूरे +2 का डिसोल्यूशन। ये 2 मेरे फेवरेट चैप्टर होते थे। सर एक बार सबसे बेकार चैप्टर भी बता दो, फंडामेंटल। हमेशा से बेकार लगता था मुझे, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो दिस इज माय फेवरेट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसे हम पार्टनरशिप फॉर्म में करते थे, रीवैल्यूएशन बनाओ, कैप अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, मजा आता है कि कुछ स्टेप मार्किंग। ये तो टीचर की भी परीक्षा लेता है ये चैप्टर, बच्चों की तो है ही है। तो एन कैंड चैप्टर है जी, ये मजेदार चैप्टर है। पूरा क्वेश्चन आएगा बड़ा 6 नंबर का, 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, कभी एक आता है कभी 2 आते हैं। तो एग्जाम में फिक्स है 7 या 8 मार्क्स। एग्जाम में फिक्स है 7 या 8 मार्क्स। इस पे पेन कैसे चलेगा, चलो। हाँ जी, तो 7 से 8 मार्क्स। सेवन टू 8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इसका। ठीक है जी, 7 टू 8 मार्क्स का आने वाला है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, एक छोटा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, नहीं तो 2 भी आ सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ सेम 6 नंबर का तो आना ही आना है। दूसरी सबसे बड़ी डिस्कशन, एग्जाम में जो वाइवा होना है, ठीक है, जो आपका वाइवा होना है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेशियो के और कैश फ्लो के होते हैं। जो अल्टीमेट सिलेबस होता है वाइवा का, वो यही 2 चैप्टर्स होते हैं। या आप ऐसे लगा लो कि तीसरी बुक होती है, तीसरी बुक में एफएस का चैप्टर, कंपैरेटिव कॉमन के वाइवा वाला टीचर क्वेश्चंस नहीं पूछता, एक ही चीज पूछता है कंपैरेटिव कॉमन में। कंपैरेटिव को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, कॉमन साइज को वर्टिकल एनालिसिस। ये कल बताया था, कॉमन साइज जब मेरा खत्म हुआ था कल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपके कैश फ्लो के और रेशियो के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यार 1 मिनट रुक जाओ बस, डिस्कस कर रहे थे जी हम कि कैश फ्लो का एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है 6 नंबर का, ठीक है, और 2 नंबर का। दूसरा वाइवा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के और रेशियो चैप्टर के। अब अगर हम जनरली बात करें, पहले हमारा चैप्टर आता है बुक के अकॉर्डिंग रेशियोज, फिर आता है कैश फ्लो। रेशियो चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसकी वैल्यू नहीं है। एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आना होता है पूरे 80 में से, और उसके कम से कम 200, 300, 350, 250 क्वेश्चन हैं। अगर मैं सिर्फ इलस्ट्रेशंस को मिलाऊं, ए बी पार्ट को मिला लूं, तो 150-200 क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकल को मिला लूं तो 400 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो कोई सेंस या कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप 4 नंबर के लिए 1 महीना लगाओ। अगर मैं रेशियो चैप्टर करवाने लगूंगा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये इस बात का कोई सेंस बनता नहीं कि हम अगर रेशियो चैप्टर करने लगे, इट विल टेक अराउंड 1 मंथ, मतलब मोर देन 1 मंथ, अप्रोक्सीमेट 40 डेज। अगर मैं स्पीड से भी कराऊं तो जनरली 30 to 40 डेज। ठीक है, कैश फ्लो में
जनरली लगते हैं 20 दिन, लेकिन हम लगाएंगे 14-15 दिन। तो 14-15 दिन में हमारा टारगेट रहेगा, खत्म करना ही करना है नवंबर मंथ में, जितना हो गया बाकी वाइंड अप कर देंगे। एग्जाम वाइज ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट बनना है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी साथ में बनना होता है, पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट बनानी होती है, साथ में कैश फ्लो भी बनना होता है। दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा चैप्टर हुआ था जिसमें 5 एलिमेंट थे एफएस के, याद है? बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हो गए, पी एंड एल के क्वेश्चंस हो गए, पहले चैप्टर में भी, कंपैरेटिव में भी, कॉमन साइज में भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी डिस्कस नहीं हुआ था पिछले 3 चैप्टर्स में, फर्स्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस होने वाला है, विच इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, किसी को याद है? 5। पहला बैलेंस शीट, दूसरा पी एंड एल, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ चेंजेस इन इक्विटी, फोर्थ क्या होता था? चेंजेस इन, पांचवा क्या? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो आखिरी के 2 तो थ्योरेटिकल से पॉइंट है। अब ये वाला जो पॉइंट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एलिमेंट है, इसका पूरा का पूरा चैप्टर है अपने आप में, बहुत बड़ा एक फॉर्मेट होता है इसमें, कैश फ्लो का स्टेटमेंट में बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है जिसको याद रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है। जब हमने बैलेंस शीट नहीं देखी थी तब मैंने कहा था बैलेंस शीट 10 पेजेस की है धमाके वाली, तो हमें लग रहा था कैसे याद होगी, लेकिन हमने उसको ओवरकम किया, क्लास में भी याद करवा दिया। हाँ, अब जिसने घर पे बिल्कुल नहीं किया उसके लिए मुश्किल पहले भी था अब भी है, जिसने थोड़े बहुत एफर्ट लगाए मेरे साथ साथ उसको बैलेंस शीट अब याद हो चुकी है, जिसने कंपैरेटिव कॉमन साइज के क्वेश्चन अपने आप किए हैं उसको पी एंड एल के फॉर्मेट ऑटोमेटिकली याद हो चुके हैं। तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, इंसान ने बनाए हैं तो इंसान आगे भी याद कर सकता है। सेम ऐसे ही कैश फ्लो के साथ है। मेरे +2 का फेवरेट चैप्टर होता था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो के हाथ नीचे, कैश फ्लो के स्टेटमेंट के चैप्टर की एक बड़ी खूबसूरती क्या है, इसका आंसर क्वेश्चन के बीच में गिवन होता है, यानी कि इस चैप्टर में आपको पहले से ही पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। लेकिन पता कब चलेगा? जब आप पूरे वो 20 मिनट्स लगा चुके होगे एंड तक, उससे पहले पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी जादू की ट्रिक है, जादू की छड़ी है, हम सबसे पहली लाइन में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही उसमें से हम आंसर ढूंढ लेंगे कि क्या आंसर आने वाला है पूरे क्वेश्चन में, फुल फ्लैज क्वेश्चन में। प्लस सीबीएसई वाले जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में, वो छोटे छोटे आइटम्स पूछेंगे, तो वो बाकी मैं अब आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता दी वाइवा के हिसाब से भी और पेपर के हिसाब से भी, आंसर बीच में दिया होगा। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है जो रेगुलर अगले 7 दिन आता रहेगा। अब जिसकी 7-8 दिन के अंदर बीच में 1 या 2 छुट्टियां हो गई तो अपने क्लास में भी छुट्टियां कर देनी है कि अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग लगाओ, ठीक है, अदरवाइज उसका कॉन्फिडेंस पहले ही शैटर्ड हो जाएगा। ऐसे बच्चों का चेहरा देख के मेरा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है बिल्कुल ही। तो अगर कोई रेगुलर नहीं आना चाहता तो पहले ही बता देना, ये चैप्टर आपसे रेगुलरिटी मांगता है लगातार 8-9 दिनों की, तब जाके कॉन्फिडेंस फील होगा इस चैप्टर में। अदरवाइज आप बैठे रहोगे कि सर आंसर तो आ नहीं रहा। और आंसर के लिए मैंने आपको बता दिया पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम ही, बीच में ही मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, वहीं से वहीं मेरा आंसर पहले से ही पता चल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल मतलब होता है एक दिन से किसी दूसरे दिन पे, मतलब एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में मेरे कैश में क्या चेंजेस आया। वो टाइम पीरियड क्या क्या हो सकते हैं? वो टाइम पीरियड कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं, कुछ साल हो सकते हैं। सर कैसे? सुबह 1 बजे, दोपहर को 1 बजे मेरे पास कितने पैसे हैं, रात को 8 बजे कितने पैसे हैं, तो इस 7 घंटों में मैंने अपनी दुकानदारी में कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा मेरे पास गया। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में कैश का चेंज, कैश का फ्लो चेक करना है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुबह दुकान का शटर खोला सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे बंद किया, तो सुबह कैश कितना था गल्ले में, रात को कितना है, दैट इज कॉल्ड कितना चेंज हुआ, कितना फ्लो हुआ। हमारे अकाउंट्स पॉइंट वाइज दिन का नहीं देखते, साल का देखते हैं कि 1 अप्रैल को आपके पास कितना कैश था, अगले साल की 31 मार्च को आपके पास कितना कैश है, दैट इज कोल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो सारा कुछ लिखना है। सर लिखना कैसे है? पूरे साल में कितना कैश गया, कितना कैश आया, तो वो माइनस कर देना। समझ लो हमारे पास ओपनिंग पड़ा है 100 रुपए, एक वैल्यू बोल रहा हूं, मुझे कैलकुलेशन करके देना। 100 रुपए को हम चेंज कर रहे हैं 10,000। मेरे पास 1 अप्रैल 2025 चल रहा है, अभी 1 अप्रैल 2025 को मेरे पास 10,000 का कैश था। पूरा साल मैंने सामान खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, 10,000 था, मेरे पास 35,000 और आया, कितना हो गया? 45,000। और टोटल मेरे पास जो कैश गया वो गया 38,000। तो कितना बच गया? 7,000। तो 7,000, 10,000 को बोलेंगे ओपनिंग कैश। क्या बोलेंगे? 10,000 को ओपनिंग कैश। अब पैसा आया कितना था मेरे पास? टोटल 35,000,
गया कितने 38,000, आया था 35,000, गया है 38,000। याद है यही डेटा बोला था, आया था 35,000, आया था 35,000, गया 38,000। तो बताओ मेरे पूरे साल में कैश में कितना चेंज हुआ है? मेरे कैश में चेंज हुआ है 3,000 माइनस का, क्योंकि आया है 35,000, गया है 38, तो 3,000 का चेंज हुआ। तो इसमें ऐड कर दो ओपनिंग, या नीचे ऐड कर दो या सबसे ऊपर लिख लो। तो इसमें मेरे पास टोटल 3 वैल्यूज बनती हैं, ओपनिंग कैश, चेंजेस इन कैश, क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश था 10,000, फिर मैंने इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, इनकम्स माइनस खर्चों का टोटल निकाला तो माइनस का 3,000 आ गया। 10,000 मेरे पास पहले था, ओवरऑल 3,000 मेरे से गया है, क्योंकि 35 आया 38 गया, ठीक है। तो ओवरऑल 3,000 गया है, तो 10 में से वो 3 माइनस का गया है, मतलब चला गया है, तो बाकी रह गया 7। तो ओपनिंग बोलते हैं 10,000 को, क्लोजिंग बोलेंगे 7,000 को, और जो चेंजेस इन कैश है वो बोलेंगे 3,000 को। तो ये सारी चीजें चेक करनी है। इससे पहले मेरे को एक देना है आपको डेमो, ये उसके बिना ना ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ये वाला चैप्टर 2 दिन बाद करोगे, आपको कि सर ये गड़बड़ी है, आप ये वाला चैप्टर पूरा कर बैठोगे, फिर से आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट टेक्निकल चैप्टर है मेरे पूरे सिलेबस का। या तो ये होता था, या फिर शेयर्स कैपिटल का वो फोर फीचर वाला टॉपिक होता था। फोर फीचर वाले टॉपिक में मैंने ना एक बात बोली थी, मैं कि पूरे सिलेबस में 2 या 3 मुश्किल टॉपिक हैं। एक बोलता था मैं गुडविल वाले चैप्टर में, जो कैपिटल नेचर को रेवेन्यू बनाते थे, रेवेन्यू को कैपिटल, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, एक वो टेक्निकल टॉपिक। दूसरा शेयर फॉर फीचर का ओवर सब्सक्रिप्शन, जब हमें शेयर्स अप्लाइड से अलॉटेड निकालने पड़ते थे, अलॉटमेंट मनी नोट पेड निकालना पड़ता था। तीसरा ये कैश फ्लो का चैप्टर। टोटल 3 ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं जो बैक कैलकुलेशन भी मांगते हैं आपसे। अब इसमें अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन करते रह जाना, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, पता नहीं अब कैसा मजा आएगा मुझे भी नहीं पता। अब जल्दी से मेरे को 2 बंदे चाहिए, एक छोटी सी डेमो देता हूं मैं आपको। बहुत सारे जनों को वैसे पता है वो क्या चीज होती है, लेकिन फिर भी आपके कानों में या आपके सामने डेमो के तौर पे ना मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका सबसे पहला बेस क्या है। चैप्टर का नेम बोल दो एक बार, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आओ जी 2 जने, आजो आजो आजो। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, नहीं भाई तू हमें खाली बोतलें लेके आ रहा है। ये प्रोडक्ट है भैया इस दुकानदार का, हाँ हाँ ये भी दे दे, बहुत बढ़िया। इसको एक्सपीरियंस हो गया डेमो ले लेके, निकाल ना, कस्टमर भी तो बैठेगा। हाँ इधर बैठो, आजो। पहले हम देखते हैं कैमरे में कस्टमर और सप्लायर दिख रहे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। नहीं आ रहे, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम, और इसको हम कर देते हैं इधर। चलो कोई बात नहीं, कैमरे को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, हाँ ठीक है जी। हेलो करो। हाँ ये हमारी कस्टमर है, इसका नाम है चिंकी। ये हमारा सप्लायर भैया है, ये पहले भी डेमो में आ रखे हैं बहुत बार। ये हमारे हैं मोंटू, मोंटू भैया और चिंकी दीदी, ठीक है जी। तो मेरे को यार ये प्रोडक्ट खरीदना है, इससे ना कैमरे की अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। अब ध्यान से देखना यार, पैसे तो दिए नहीं तुमने। हाँ भैया ये कितने का है जी प्रोडक्ट? 5,000। 5,000 का नहीं, 100 रुपए दूंगा, सही से ले। आप 150 पकड़ो, हाँ इतना डिस्काउंट नहीं, ठीक है पकड़ना पड़ेगा। कितने का है? 100 रुपए का। ये दिल्ली सदर बाजार में बेच रहा है 5,000 का, ठीक है। नहीं नहीं सदर बाजार में या मोबाइल वाली मार्केट है। कितने का है जी ये? 5,000। ये 100 रुपए वाला ट्राईपोड कितने का है जी? 100 रुपए। हाँ 100 रुपए का। तो ये मैंने ट्राईपोड लिया, मैंने भैया को 100 रुपए का एंड नया नया नोट दिया, लो जी 100 रुपए। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ भाई साहब, मैं कहता हूं तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, मैं नहीं चाहता मैं डेमो में कुछ ऐसे शब्द बोलूं तुम दोनों को, और तीसरा अगर कोई बोलना चाहता है तो मुझसे गालियां सुनेगा। तो मुझे बताओ, ओए पैसे दिखाओ, चैप्टर चल रहा है कैश, कैश छुपा के बैठा नालायक। जब मैंने ये सामान खरीदा है, मैंने इस भाई को पैसे दिए हैं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, पकड़। ये नकली डेमो वाला है, इतने डेमो तो लगा चुके तेरे को अभी नहीं पता चला। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, इधर इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ 100 रुपया आया कि गया है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कैश इनफ्लो कि आउटफ्लो? ठीक है, मैं हूं दुकानदार, मैं तो आगे सामान बेचता हूँ। ट्राईपॉड ले लो, ट्राईपॉड ले लो। मैडम आपको ट्राईपॉड ट्राईपॉड लेना है? हाँ पूछो, रेट पूछो ना फिर। कितने का है? ये 200 रुपए का।
150 दूंगा। हाँ हाँ 150, चलो ठीक है जी 150 रुपए दो। ये हाँ 150 रुपया देगा। ये मेरे पास 150 आ रहे हैं, कैमरे में दिखाओ 150, हाँ दे दो ये 150। ठीक है जी, ये मेरे पास कितने पैसे आई, ये लो जी ये आपका हुआ। ठीक है जी, मेरे पास 150 रुपीज आ गए। मैं तो कौन हूं, मैं हूं एक बिजनेसमैन। मैंने 150 रुपया अपनी जेब में डाला। अब मैं आपसे इस इक्वेशन के बाद दो क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। अभी पता चल जाएगा आपका दिमाग कितना तेज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ किताबी क्वेश्चन ही समझ नहीं आते कि डेमो भी समझ नहीं आता। बताओ मेरे पास कैश कितना है, 150। क्या ये बात समझ में आती है? मेरे पास कैश है 150। एक बात ठीक है, आई हैव 150 रुपीज इन माई पॉकेट, इन माई गल्ला। ठीक है जी, मुझे बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना है? क्या आपको ये बात समझ में आती है? कैश 150 है, प्रॉफिट 50 है। क्या ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, कैश और प्रॉफिट? आपके इस चैप्टर का पहला बेस है कैश एंड प्रॉफिट। दीज टू आर डिफरेंट आइटम्स, नॉट द सेम आइटम्स। चीज समझ में आई? अगर इसी ट्राइपॉड को दिखाना, इसी ट्राइपॉड को फॉर एग्जाम्पल मैं 20 रुपए में बेचता, दे दो 20 रुपए, ठीक है ये ट्राइपॉड आपका। अब समझ लो एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैंने ये 20 रुपए में बेचा, ठीक है, ताकि मैं दोनों एस्पेक्ट बता दूं। अब मुझे बताओ मेरी जेब में मेरे पास सामान बेचने के बाद कितना पैसा है? 20 रुपए। कहते 80 नलायक, कितना पैसा है मेरे पास? मेरे पास बिजनेस में अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? कितने का? लेकिन 80 का लॉस हुआ है, पर मेरे पास तो 20 रुपए है। क्या प्रॉफिट लॉस और कैश सेम चीज होती है? तो एक चीज ये याद रह जाएगी, तुम नलायकों को मैं कल दोबारा से, जिसने मुझसे डेमो पूछा, दोबारा डाउट पूछा, आने वाले 7 दिनों में 10 दिनों में, तो उसके साथ हम दोबारा एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि देखो क्लास में ओवरऑल सबसे पहली अवेयरनेस या डेमो देने के बाद भी बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास क्या, हमने तो सामान लॉस में बेचा, हमारे पास पैसा कहां से आ गया? हमने सामान लॉस पे बेचा है, तो बच्चे डाउट या पूछते हैं हमारे पास पैसा कहां से आया? भाई पैसा तो आएगा ना। तो कैश और प्रॉफिट लॉस एक चीज होती है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हो। अच्छा पैसे इसके पास है, पैसे दे। क्यों बोला? तो अब हमारे पास झूठा है, तो अब हमारे पास ये डिस्कशन निकल के आ गई कि जो कैश मेरे पास था फर्स्ट वाले एग्जांपल में, जो कैश मेरे पास था फर्स्ट वाले एग्जांपल पे, कैश इन हैंड इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 50 रुपए। तो एक पॉइंट पहला समझाने का ये है, डेमो के साथ इसलिए समझाया ताकि विजुअलाइजेशन थोड़ी सी बढ़े। टीचर जितना मर्जी समझाता रह जाए, लेकिन अगर हमें कोई डेमो सामने मिल जाता है, या हम किसी की दुकान पे चले जाते हैं, या कोई डेमो सामने दिख जाता है, वो ज्यादा टाइम के लिए याद रहता है। इसलिए तो हमें वीडियोस, गाने, क्या कहते हैं, मूवीज के सीन्स ज्यादा याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम सामने सारा का सारा डेमो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अब मेनली मेरे पास जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी इस चैप्टर में क्या आने वाला है। कैश का मीनिंग वो मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी बात, जो मैंने कैश दिया और जो मुझे कैश मिला, अगर यहाँ पे मैं गूगल पे कर देता कैश की जगह, ये गांधी जी की नोट की जगह चेक दे देता, क्या उसको भी कैश माना जाएगा? द आंसर इज यस। तो यानी कि यहाँ पे चैप्टर कैश का नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का है, रोकड़ एंड रोकड़ मूल्य, रोकड़ एंड रोकड़ तुल्य। ठीक है, कैश और कैश के बराबरी की चीजें। कई बच्चे मुझे गूगल पे फीस करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आपकी फीस नहीं आई, नहीं फीस आई है, चाहे गूगल पे आई है। चंडीगढ़ में कई बच्चे हमें चेक देते थे, तो लेकिन उनकी फीस आई है, द आंसर इज यस। लेकिन इस चैप्टर में कैश और कैश इक्विवेलेंट दो तीन और चीजें हैं, उसकी भी बात करेगा। कभी कभी जो शॉर्ट टर्म शेयर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पलक जी जाग जाओ, तो जो कई बार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको भी कैश बोला जाता है। अब मेन इसमें हमें देखना क्या है, मेन हमें इसमें देखना है एक टाइम पीरियड से, जो समझ लो 1/4/25 है 31/3/26 तक, पूरे साल में कैश में कितना चेंज आया है। कैश में गवर्नमेंट कह रही है प्रॉफिट और लॉस आपने जो निकाला है वो आपकी सिरदर्दी है। प्रॉफिट और लॉस एक्रूअल बेसिस के हिसाब से निकलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस के हिसाब से निकलता है। क्लास +1 में चैप्टर नंबर 3 था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को लिखते थे, एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट सारी ट्रांजैक्शन को लिखते थे। तो जो भी हम
जो भी हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं एक्रूवल बेसिस के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं है कि पी एंड एल वाला जो अकाउंटेंट है वो गलत है, सबसे सही तो वही है, क्योंकि जो एक्रूवल बेसिस के हिसाब से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। दूसरा, अगर मुझे कैश फ्लो निकालना है, मतलब मुझे कैश का बैलेंस निकालना है, तो वो फिर मुझे कैश बेसिस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने कैश निकालना है तो सिर्फ आपको कैश ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी, कितना कैश आया कितना कैश गया। सर ये बनाना क्यों है? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कंपनीज को कंपलसरी किया कि आपको बैलेंस शीट पी एंड एल के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है, आपको ये भी बताना है कि आपके पास कितना फंड है, कितना कैश है। ठीक, अब पी एंड एल अकाउंट सबसे पहले बनाता है अकाउंटेंट। पी एंड एल अकाउंट कौन बनाएगा? अकाउंटेंट, सीए, ये लोग बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट। किस बेसिस पे बनाएंगे? एक्रूवल बेसिस के हिसाब से, जिसका मेन पर्पस होता है नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, जबकि इसका पर्पस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का क्लोजिंग कैश या ओपनिंग कैश निकालना, या कैश में कितना चेंज आया। अब हमारे पास इसके दो तरीके होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो तरीके होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ अकाउंटिंग के रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए गए, कई चीजों की कंफ्यूजन है या कोई चीजों के रूल बहुत वास्ट है, तो गवर्नमेंट ने सीए नाम की एक बॉडी बनाई, आईसीए नाम की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बॉडी बनाई, जैसे आपका सीबीएसई का बोर्ड है ना, हमारा सीए वालों का अपना बोर्ड होता है, हम उसको बोर्ड नहीं कहते, इंस्टीट्यूट बोल देते हैं, नाम फर्क है सिर्फ। जैसे आपका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई या पंजाब बोर्ड? हमारा बोर्ड जो है सीए वालों को जो रेगुलेट करता है, सीए स्टूडेंट को सीए पेपर कंडक्ट कराना, सीए बनाना, उनको मेंबरशिप नंबर देना, पूरी जिंदगी उनको रेगुलेट करना, कौन ऑफिस खोल सकता है कौन नहीं खोल सकता, किसके सिग्नेचर वैलिड हैं किसके नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उनको एक रोल दिया गया कि इंडिया में कोई भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ सीए बना सकते हैं और कोई नहीं। हाँ, उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ेगी नाफरा की या कुछ मिनिस्ट्रीज की। मिनिस्ट्रीज में कौन बैठे होते हैं? आगे वही सीएस बैठे होते हैं, आईएएस आईपीएस बैठे होते हैं, जिनको वही सीए जो लॉ बनाते हैं, रूल बनाते हैं, वही उनको समझाते हैं, सर ऐसे 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 है। नाफरा वाले कहते हैं ठीक है। ये सेम वैसे है, जैसे आईएएस आईपीएस कमिश्नर या बड़े बड़े लोग मंत्री की अप्रूवल लेने नहीं जाते, भाई सब साइन कर दो बस, तो मोदी गवर्नमेंट या कोई मंत्री पूछते है क्या ये, तो फिर जिसने वो रूल बनाए हैं लॉ मेकर्स, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, जीएसटी ऐसे लगेगा, टैक्स ऐसे लगेगा, रूल ऐसे बनेंगे, अच्छा ऐसे ऐसे है, चल थोड़ा सा चेंज कर दे, साइन कर दिए। तो अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में बनाने की अथॉरिटी सिर्फ सीएस को है, सीएस की बॉडी आईसीएआई, उसके अंदर बड़ी सारी कमेटीज बनती हैं। तो मेरा भी लाइफ का एक पर्पस है, मुझे एक बार उस कमेटी में कभी ना कभी जाना ही जाना है, चाहे 10 साल बाद चाहे 15 साल बाद। ठीक है, तो जो ये हमारी कमेटीज होंगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती हैं, फिर पूरे इंडिया में वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, कंपनी चाहे मुंबई में बैठी हो चाहे पंजाब में। तो उन्होंने अकाउंटिंग, हाँ वो भी हमने की। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंडिया में, टोटल 36 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पता नहीं 35 है। तो उसमें से ना हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस नंबर 3, जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं रूल्स को? अकाउंटिंग रूल्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है इंडिया में एएस। एएस 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 36 तक जाते हैं, पता नहीं 34 तक भूल भी गया मैं तो एएस 3 जो है हमारा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, कंपनियों ने कैसे कैश, जैसे यार बैलेंस शीट कैसे बनती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, कंपनीज एक्ट ने बताया ना। पी एंड एल कैसे बनता है? इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, पीबीटी आ जाएगा। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कंपनीज एक्ट ने, आप ऐसे समझ लो, एग्जैक्ट नहीं बताया, बोला चल यार सीए वालों पे ड्यूटी डाल देंगे आईसीएआई पे। तो फिर उन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, रूल नंबर, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे फॉर्मेट दे दिए, सारे मेथड दे दिए, सारे रूल बता दिए। तो मेरा सबसे पहला वाइवा का क्वेश्चन टीचर आपसे यही पूछेगा, अकाउंटिंग कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है? एएस 3। एएस की फुल फॉर्म बनाता कौन है? बाय द आईसीए। आप यार मुझे याद रख लेना सीए, बाकी आई इंस्टीट्यूट इंडिया, इंस्टीट्यूट इंडिया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। बहुत सारे लोग जो आगे कल को सीए करेंगे उनको आईसीआई के पास रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, जैसे आपने सीबीएसई के पास ली हुई है, सिंपल। तो सबसे पहला क्वेश्चन वाइवा वाले टीचर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड बताओ। एएस 3 बहुत सारे बच्चों को आया होता है, पिछले 2-3 साल से टीचर थोड़ा सा धमाका क्वेश्चन पूछ रहा है,
एएस बनाता कौन है? अब जिन्होंने तो थोड़ा सा टेक्निकल लिया, थोड़ा सा डीप पढ़ लिया, उन्होंने तो पढ़ लिया आईसीएआई। जिन्होंने सिर्फ एएस 3 पढ़ा है फिर वो नहीं बता पाता। तो कौन बनाएगा? एएस आईसीएआई। एएस नंबर 3 किस मेथड से? पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा किस मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। अब इसका लॉजिक सुनो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है जिसका मेन मीनिंग होता है ये वाला चार्ट आपने देखना है। ये कितने टाइम का चार्ट बनाया मैंने, देखना। 1 साल का, 1/4/25 से 31/3/26। एक साल में हमारी कंपनी में कितने का कैश का चेंज हुआ है, मतलब कितना पैसा आया है, सारा टोटल कर लो, माइनस कर दो कितना पैसा गया है। सर ये तो सेम हो गया ना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन ये बैठती है तो आप समझ लो आप क्लास में अभी एक्टिव बैठे हो। अगर आपकी विजुअलाइजेशन बैठती है, मैंने बोला टोटल जितना कैश आया उसको ऐड कर लो। इनकम्स को भी तो ऐड करते थे, आरएफओ प्लस अदर इनकम, क्या बन जाता था फिर? टोटल इनकम। टोटल इनकम बन जाता था। हाँ जी, हाँ, और दूसरी तरफ जितना कैश गया उसका टोटल कर लो। कैश कब जाता है? खर्चों के टाइम पे। तो ऐसे हमने एक्सपेंसेस का टोटल किया था। हाउ मेनी एक्सपेंसेस आर देयर? 7 तरह के खर्चे थे, उसको ऐड कर लिया था। वो इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस था तो प्रॉफिट आ गया था। ठीक बोल रहा हूं मैं? इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस था। पलक ध्यान नहीं है आपका, 5 मिनट खड़े हो जाओ। इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस क्या आ गया था? प्रॉफिट आ गया था। लेकिन याद है प्रॉफिट कौन कैलकुलेट कर रहा था? प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा था यहाँ पे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से अकाउंटेंट। हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं अकाउंटेंट। वैसे तो सारी सीए की टीम होती है, अकाउंट डिपार्टमेंट की टीम होती है। उनका मेन काम क्या होता है? P&L बनाना, नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, क्योंकि इसी प्रॉफिट पे हमारा कंपनीज एक्ट, हमारी गवर्नमेंट, हमारा इनकम टैक्स कहता है इस प्रॉफिट के ऊपर आपके पास टैक्स लगेगा, जो आप एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बनाओगे। एक्रूअल बेसिस यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी इस एक्रूअल बेसिस में। समझ लो आपने सारा माल ही बेचा क्रेडिट पे, सामने वाले ने आपको पैसा दिया नहीं दिया, लेकिन आपने माल बेचा 1 करोड़ वाला 2 करोड़ में, लेकिन आपने बोला कि सारा उधार पे गया। कहता है उधारी उधारी अपने आप करो, जो 1 करोड़ का प्रॉफिट है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स कह रही है। एक्रूअल बेसिस देखेंगे हम, कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट। तो सबसे पहले कंपनीज में बैलेंस शीट और P&L बनती है। बैलेंस शीट को छोड़ देते हैं अब, इस चैप्टर में बैलेंस शीट का रोल थोड़ा थोड़ा आएगा साइड बाय साइड। 99% रोल किसका है? P&L अकाउंट का और कैश फ्लो का। चीज समझ में आती है? कैश फ्लो तो हमें बनाना है। तो सबसे पहला मेरा कैश फ्लो बनाने का तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। जब तक तुम्हें डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा इनडायरेक्ट कैसे समझ आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में अगर आपको कैश फ्लो बनाना है, इतना सिंपल है ना, कर लो कैश इनफ्लो का टोटल माइनस कैश आउटफ्लो। यहां पे मैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग द CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट द P&L अकाउंट। तो अगर मैं ये माइनस कर दूं टोटल कैश फ्लो की इनकम में से, टोटल कैश फ्लो के खर्चे माइनस कर दूं, समझ लो मेरे पास इनकम आई है 15,000 की, खर्चे गए हैं 11,500 के, बताओ जी मेरे पास कितना कैश बच जाएगा? गलत है, तुम रहन दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप सामने देख के आंसर देते रहो। तो मेरे पास कैश बच जाएगा 3500। ये इसको बोलते हैं चेंजेस इन कैश। प्लस में बचा है तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन कैश। 15,000 आया है, 11,500 गए है, दुकानदार क्या सोचता है भाई 3500 बच गया ना, मतलब मैंने मार्जिन कमाया। तो इस चैप्टर में जब कैश इनफ्लो और माइनस कैश आउटफ्लो बोलेंगे तो इसको प्रॉफिट लॉस नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे चेंजेस इन कैश या इंक्रीज इन कैश। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से क्या बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे? प्रॉफिट। क्या नहीं बोलना? क्योंकि मैंने इनकम माइनस एक्सपेंस नहीं किया। तो मेरे को अगर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो होता है इनकम माइनस एक्सपेंस। सर इनकम्स भी तो इनफ्लो ही होती है बेटा, उस इनकम्स में ना कभी कभी क्रेडिट इनकम्स भी होती हैं, जबकि कैश इनफ्लो में सिर्फ कैश जो आया उसी को लिखना है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सर इतना इजी सिलेबस में नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूं ये इजी नहीं है, ये मुश्किल है। क्यों? सबसे पहले एक अकाउंटेंट है, उसने पूरा का पूरा P&L अकाउंट बना लिया। P&L का फॉर्मेट अपने आप मन में सोचना क्या होता था? RFO, अदर इनकम, टोटल इनकम। ओके, यहां तक याद आ रहा है? -7 तरह के खर्चे, ठीक है जी, -7 तरह के खर्चे। फिर आ गया PBT, फुल फॉर्म क्या होती थी याद है किसी को? फिर माइनस होता था टैक्स, क्या आ जाता था? पैट। क्या आ जाता था? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसके बाद डिविडेंड बांटने पड़ते हैं, जर्नल रिजर्व रखना पड़ता है। वो सारा कुछ कर लिया भाई साहब। हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं 15 मिनट में P&L खत्म। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में 1 साल लग जाता है वो P&L बनाते हुए, क्योंकि 1 अप्रैल से ट्रांजैक्शन शुरू होती है, 31 मार्च तक जाती हैं।
फिर 31 मार्च तक जो ट्रांजैक्शन चली गई, 1-2 महीने तो कोई बैक डेट की एंट्रीज मिस हो जाती हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर होता था, याद है? कई तरह की फिर सीए ऑडिट करने आता है, कई तरह की और गलतियां निकलती हैं। तो ये पूरा बनाने के लिए ही 1-1 साल लग जाता है। सर हम जो 1 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, क्योंकि तुम तो 3 नंबर के लिए कर रहे हो चीजें तैयार। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी होते हैं 4 नंबर का चल पी&एल तैयार करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो गवर्नमेंट को जवाब देना है भैया, टैक्स भरना है, स्टेक होल्डर को आंसर देना है, जिसने हमारे वो शार्क टैंक्स वाले पैसे लगाए हमारी कंपनी में, उनको जवाब देना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ इतनी आसान नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में पी&एल पूरा बन चुका होता है, फिर आता है सीए या उसी अकाउंटिंग टीम में। आप ऐसे समझो यार, मैं फिलहाल के लिए ना आपके दिमाग में फिट करने के लिए एक हाइपोथेटिकल चीज डाल रहा हूं। कई कई कंपनियों में होती है, कई कई कंपनियों में सेम रहता है। एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो सारा पी&एल अकाउंट बनाता है। उसने पी&एल अकाउंट बना के सौंप दिया और घर चले गए, भाई हमारा काम खत्म। चीज समझ में आती है? दूसरे नंबर पे ड्यूटी शुरू होती है कैशियर की। कैशियर का काम है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। ये प्रैक्टिकली सच्चाई नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी। ट्यूशन में समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले अकाउंटिंग की टीम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसने पूरा का पूरा पी&एल अकाउंट बना के प्रॉफिट बना दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड फलाना सारा कुछ बना के दे दिया, भैया हम तो जा रहे हैं घर। उन्होंने पी&एल अकाउंट गलत नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बनाया है। यहां पे मैंने 3-4 बार समझाया है। क्या ये बात समझ में आती है? पी&एल अकाउंट किस बेसिस पे बने? एक्रूअल बेसिस का बस एक लाइन में मेन मीनिंग बता दो। उसमें कैश और क्रेडिट दोनों इंपैक्ट कंसीडर किए गए थे। वो बना के चले गए, उन्होंने गलत नहीं बनाया। उसके बाद बारी शुरू होती है कैश डिपार्टमेंट की, कैशियर की, जिसका काम है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। उसने क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शनों को इग्नोर करना है। या तो अब उसके पास एक काम है, या तो पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट दोबारा बनाए 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक। भाई साहब नानी याद आ जाएगी। तुम सोच के देखो, एक कंपनी में कितना डाटा होता है। पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कम से कम 400-500 फाइलें होंगी। क्या वो दोबारा बनाएगा? नहीं, वो कहेगा यार पी&एल अकाउंट बनाया हुआ है ना, एक काम करते हैं छंटनी कर देते हैं उसमें से फिल्टर। कैसा फिल्टर लगाएं? एक काम करते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, उसमें से क्रेडिट वाली सारी ट्रांजैक्शन को डिलीट कर दो। 100 ट्रांजैक्शन है अगर, तो क्रेडिट वाली खाली 15-16 ही होती हैं। या तो अब आपके पास चॉइस है 85 ट्रांजैक्शन का डायरेक्ट मेथड से सीएफएस बना दो। दूसरी चॉइस आपके पास है, लेकिन आप लोग सीए हो, आप लोगों को पी&एल अकाउंट बनाना भी आता है, पी&एल अकाउंट देखना भी आता है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना आता है। अब आप मुझे बताओ, आपके पास 100 पेजेस का पी&एल अकाउंट आ गया, जिसमें से 15, 16, 14, 13 आइटमें हैं क्रेडिट वाली। क्या मैं इसको नॉन कैश नाम दे सकता हूं? क्रेडिट ट्रांजेक्शनों को नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। टोटल ट्रांजेक्शंस है 100, जिसमें से कैश वाली है 85, क्रेडिट वाली है 15। क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन को मैं नॉन कैश नाम दे सकता हूं? तो हमारे इस चैप्टर में क्रेडिट वालों को नाम दिया जाता है नॉन कैश। तो ये ट्रांजिशन फिट हो गई, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन रही। तो क्रेडिट वालों को आज से हम क्या बोलेंगे? नॉन कैश। तो एक सीए या आप अपने आप को एक्सपर्ट समझो, जिसको पी&एल अकाउंट बनाना भी आता है, उसको देखना भी आता है, एनालाइज करना आता है, आपको कैश फ्लो भी आता है। अब आपके पास चॉइस है 85, मतलब पूरे क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे 85 पेज का, 100 पेज का दोबारा बनाओगे 1 साल का, या 100 आइटम में से 15 को हटा दोगे? 15 को हटा देंगे, और वो जो 15 क्रेडिट वाली है नॉन कैश वाली, उसको हटा दो, तो अपने आप कैश निकल के आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जो पी&एल अकाउंट के बाद बनाया जाएगा। ये याद रह जाएगा, क्योंकि पी&एल अकाउंट में जो वो प्रॉफिट बना के देगा, उसी से मैं क्या करूंगा? रिवर्स स्टेप चलूंगा। एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप मुझे बताना। इधर देखो, मेरे बिजनेस में कैश सेल हुई है 15,000 की, ठीक है जी। क्रेडिट सेल हुई है 2,000 की, ठीक है जी। माइनस वेजेस पेड, 11,000, माइनस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, माइनस डेप्रीसिएशन। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन बड़ा बेसिक है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन 800। ये मेरा पहले प्रॉफिट निकाल के दिखाना क्या आया है। नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है? बस 200 का, किसी और ने निकाला है? 200 का आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है 200। आपको पता है नेट प्रॉफिट मैंने किस बेसिस पे फॉलो की है? एक्रूअल बेसिस। कहां से पहचान होती है एक्रूअल बेसिस? जब मैं क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शनों को भी बीच में ऐड या लेस की है। क्या आप लोगों ने ये निकालते टाइम क्रेडिट सेल को प्लस किया था?
नहीं किया, क्यों नहीं किया? फिर तो तुम नालायक हो। मैंने तो प्रॉफिट निकालने के लिए बोला, क्यों नहीं करोगे? फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा भाई, जिसने नहीं ऐड किया ना, फिर आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक सोचना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा एडवांस सोचने लग गए हो। ये मेरा 17,000 की इनकम हो गई, माइनस सारे खर्चे कर दो। तो यानी कि जिसने जिसने निकाला है, फिर यानी कि आप लोग ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि टीचर या जब भी आप लोग थोड़ा टेक्निकल सोचना शुरू करते हो ना, बेसिक्स भूल जाते हो। ये अभी की अभी लाइव डेमो है। आप लोगों ने या तो कैश का बैलेंस निकाल के दिया था मुझे, आप लोगों ने मुझे, जिसने 200 निकाला यानी कि उसने फिर कैश के हिसाब से निकाला है। मैं, चलो वो भी गलत था। इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो ये है ना, हमारी अवेयरनेस, हमारी अलर्टनेस यानी कि कम है। तो जो कैश निकाल रहा है वो यानी कि एक स्टेप आगे चल रहा है। टाइम से आगे चलना भी बेवकूफी है, हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है भाई। अब मुझे ये बताओ, ये नेट प्रॉफिट समझ में आया? ये एक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनाया है। एक्रूवल बेसिस मतलब मैंने कैश क्रेडिट दोनों इनकम को प्लस किया है, कैश क्रेडिट दोनों खर्चों को माइनस किया है, तो मेरा प्रॉफिट 4200 आ रहा है। मैंने कैलकुलेट किया नहीं, एक बार फाइनली हर्ष देखी, ठीक है 4200, ठीक है जी। अब ये पी एंड एल अकाउंट कौन बना के चला गया? अकाउंट डिपार्टमेंट, सीए बना के चला गया एक्रूवल बेसिस के हिसाब से, जिसने सारी ट्रांजैक्शन को कंसीडर किया है गवर्नमेंट के कहने पे। जैसे ये खत्म होगा, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का काम शुरू होगा एज पर AS3 विद मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। मतलब मैं अब सारा दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं इनडायरेक्ट मेथड से बनाऊंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहले ये वाले 4200 को ले लूंगा। 4200 में जो जो क्रेडिट कंपोनेंट है ना, ऐड हो रखे हैं, उसको माइनस कर दूंगा, जो माइनस है ऐड। सर ये तो सेम है वो गुडविल वाला चैप्टर ना हो गया, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल इनकम, ये सेम। अगर आपका चैप्टर नंबर 2 गुडविल वाला क्लियर है ना, आपको ये 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या मुझे कैश सेल को लेना था? द आंसर इज यस, लेना था। क्या मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में क्रेडिट सेल को लेना था? लेकिन आपने 4200 तक निकालते हुए, मैं बार बार जिक्र करूंगा 4200 का, ये याद रखना, 4200 तक पहुंचते हुए क्या आपने इस 2000 को प्लस किया था? क्या सच में कैश आया है? नहीं आया, लेकिन आपने तो 15,000 में ये 2000 ऐड कर दिया है, 17,000 उसमें से माइनस कर दिया। यानी कि हम इसको अकाउंटिंग वाइज कैसे बोलते हैं, 4200 तक निकालते हुए यू हैव ऑलरेडी एडिड 2000 विच इज नॉट रियली इन कैश, ऐड हो रखा है। तो इसका इंपैक्ट हटाने के लिए मैं क्या करूं, मैं माइनस कर दूंगा, माइनस क्रेडिट इनकम्स, माइनस क्या कर दूंगा, क्रेडिट इनकम्स, यानी कि क्रेडिट सेल कितना था? 2000, ठीक है जी। उसके बाद आपने खर्चे कौन कौन से माइनस किए थे पी एंड एल अकाउंट में? सारे। पी एंड एल अकाउंट में कौन से खर्चे माइनस किए थे? सारे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से खर्चे माइनस करते होते हैं? सिर्फ कैश वाले। क्या मुझे वेजेस पेड माइनस करना था? तो मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, तो जिसमें गलती नहीं है क्या उसको भी ठीक करूंगा मैं? नहीं। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अभी देनी है, क्या दे दी आपने? लेकिन आपने तो ये माइनस कर दिया है, तो पी एंड एल अकाउंट से आपने ठीक माइनस किया है। देखो आप लोगों को कभी भी अकाउंट डिपार्टमेंट से या पी एंड एल वाले सीए से नफरत नहीं करनी भाई साहब, आता ही कुछ नहीं, नालायक है। पी एंड एल अकाउंट को ड्यूटी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एक्रूवल बेसिस की। दोबारा से पूछ रहा हूं, क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग पी एंड एल वाले ने गलत लिखी थी? ठीक लिखी थी, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिमांड अलग है, उसकी, उसके रूल्स अलग है। वो कहता है सिर्फ कैश आइटम ही लेना। तो मैं क्या करूंगा, जिसको माइनस कर रखा है 1000 को प्लस कर दो, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग खर्चों को। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन क्या मेरा कैश खर्चा है कि नॉन कैश खर्चा है? डेप्रिसिएशन क्या होती है, मैंने कोई एक आइटम ली पिछले कई सालों में, हर साल उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू डिक्रीज होती है। मैंने टीवी लिया 15,000 का, 2 साल के बाद 10,000 का रह गया, क्या मैंने वो 5,000 मार्क, मतलब अपने इधर ऑफिस के बाहर या अकेडमी के बाद बाहर खड़े होकर मैंने 31 मार्च को बोला, ओ भाई साहब मेरे एसी और टीवी की वैल्यू डाउन होगी, लो लो 5,000 पे लो? क्या मैंने ऐसे दिया? नहीं, लेकिन मैंने कैलकुलेट तो किया ना। क्यों? क्योंकि सच में तो वैल्यू रिड्यूस हुई है। तो सच में एक्सपेंस या लॉस तो है, बट कैश नहीं बांटने गया था मैं किसी दुकानदार को, कैश तो ऑलरेडी बांट दिया था जब खरीदा था। तो डेप्रिसिएशन इज योर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश आइटम्स। आपका वाइवा वाला टीचर कम से कम, अगर हमारी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, कम से कम 10 बच्चों से पूछेगा कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बताना कोई 3-4, तो उसमें से अगर आपका पहला आंसर डेप्रिसिएशन निकल गया, टीचर बड़ा खुश होएगा।
तो फर्स्ट आइटम आपकी निकलनी चाहिए नॉन कैश आइटम्स की, नॉन कैश एक्सपेंस की डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसको हमने खरीदते टाइम कैश दे दिया था। हर साल तो अब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, मे बी एसएलएम मेथड से, मे बी डब्ल्यूडीवी से। अगर मैंने 10% की डेप्रिसिएशन लगाई जो 5000 बन रही है, 800 बन रही है, क्या सच में मैं 800 रुपए देने गया हूं किसी को मार्केट में? आओ भाई मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूं शिवाजी पार्क में, आओ मुझसे पैसे लेके जाओ, है ना? तो इसलिए आपने पी एंड एल कैलकुलेट करते टाइम, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम तो कैश नॉन कैश सारे खर्चे माइनस किए, कैश फ्लो स्टेटमेंट तक माइनस नहीं करना। लेकिन अब मैं रिवर्स चल रहा हूं ना, जो मेरे 4200 का नेट प्रॉफिट था मैं तो उसमें चेंजेस कर रहा हूं रिवर्स स्टेप करके। जो जो चीजें ऐड कर रखी है उसको माइनस कर दो, जो जो चीजें माइनस कर रखी है उसको ऐड कर दो। तो इसको बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन भी। तो ये जो मेरे पास अब निकल के आएगा, बताना जी अब क्या आ रहा है। तुम रहने दो, मेरे को भरोसा ही नहीं है। 52 तो अब ये मेरे पास, अच्छा 800, ये बनेगा 4000। तो ये मेरे पास पता है क्या बना, 4000 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बोल लो या चेंजेस इन कैश बोल लो, ये कैश है। तो प्रॉफिट कितना था देखना क्वेश्चन में, प्रॉफिट कितना था, कैश कितना है? क्या प्रॉफिट और कैश सेम चीज होती है? नहीं। हाँ, तो यहां से प्रूफ हो गया। ठीक है जी। अब मुझे ना ये जो कैश इन हैंड, कैश चेंजेस इन कैश देखना है ना, पूरे बिजनेस में 3 तरह से कैश चेंज होता है। पूरे बिजनेस में कह रहे हैं कि अब ना 3 तरीके से कैश चेंज होगा। आईसीआई ने एएस बनाया, एएस ने बोला जो आपको ये कैश के चेंजेस देखने हैं ना, ये टोटल 3 चीजों से देखने हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कैश चेंज होता रहता है। जितना चेंज होगा हम उसकी ना 3 कैटेगरी बांट रहे हैं। जैसे बैलेंस शीट की कैटेगरीज क्या होती हैं, एसेट और लाइबिलिटी। बैलेंस शीट की कैटेगरी होती है एसेट लाइबिलिटी, इन्होंने कैश फ्लो की भी बना दी। कह रहे हैं एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। ये 3 एक्टिविटी होती हैं, मेनली हम वहां पे देखेंगे थोड़ी देर तक क्या होती हैं। इन्हीं तीनों एक्टिविटी के अंडर हमने देखना है कि कैश कितना चेंज हुआ है पूरे साल में। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, फिर देखना है कैश और कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, कैश इन हैंड, चेक्स इन हैंड, ये सारे। कैश इन हैंड सेम वैसा है जैसे क्लास +1 में कैश बुक का चैप्टर होता था, याद है? कैश +1 में कैश बुक का चैप्टर होता था। डेबिट साइड पे लिखते थे जो कैश आ रहा है, क्रेडिट साइड में लिखते थे जो कैश जा रहा है। तो कैश की आइटमें देखनी है और कुछ नहीं। अब इसके लिए ना सबसे पहले मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट देखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते थे इनकम स्टेटमेंट। ये मैंने आपको एक चैप्टर में करवाई थी, याद करना, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, ये वो सारा कुछ। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट डिबेंचर चैप्टर में करवाई थी। और सिंपली हमने पी एंड एल अकाउंट का जो फॉर्मेट किया है, सबसे पहले इधर देखो हम सीधा सीधा कर रहे हैं भैया, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से ना हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। ये बड़ी जल्दी हो जाएगा अब आपसे। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड के हिसाब से निकालना चाह रहा हूं कैश का बैलेंस या प्रॉफिट का बैलेंस। ठीक है, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है ये, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। सबसे पहले हम सारी इनकम्स लिखते हैं। देखना इनकम हमने क्या क्या लिखी हुई है। कैश सेल, कैश फ्रॉम डेटर्स। बिजनेस में क्या डेटर से कैश मिलता रहता है मुझे? डेटर्स कौन होते हैं मेरे? कस्टमर्स। डेटर्स कौन होते हैं मेरे? कस्टमर, जिनसे मैंने पैसा लेना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या पैसा मिला मुझे? बिल्कुल मिला। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्रेडिट सेल। मैंने थोड़ी बोला अभी कैश फ्लो बना रहा हूँ, अभी पी एंड एल बना रहा हूँ पूरा टोटली। ठीक है, सीधा सीधा। तो ऐसे समझो ये टोटल पी एंड एल अकाउंट है। ठीक है, तो ये मुझे टोटल इनकम्स मिल गई यहां तक। ठीक है, देखना 5-6 इनकम्स है मेरी। उसके बाद मैंने खर्चे करने शुरू करिए। कैश परचेज, क्या परचेज करना मेरा खर्चा होता है? पक्की बात है। क्यों? क्योंकि पैसा जाता है। एसेट्स परचेज, एसेट परचेज वैसे तो एक्सपेंस में आना नहीं चाहिए था क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है, लेकिन एक बार के लिए पैसा गया, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इंटरेस्ट पे किया, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर की, डेप्रिसिएशन भी किया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी किया, इसने सब कुछ किया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया, इनकम्स माइनस एक्सपेंस, सारा कुछ करके आ रहे हैं। याद रखना ये पूरा करेक्ट नहीं है, ये एक तरह से क्वेश्चन की फॉर्म है, एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बना दिया एक्रूवल और कैश को मिक्स करके, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। फिर उसके बाद हमने
प्रॉफिट निकाला है, पीबीटी देखना सामने कितना आ रहा है पीबीटी, बाकियों को दिख नहीं रहा, ध्यान से देखो दिखेगा। मैंने ट्राई किया कि मैं चाइनीज और स्पेनिश कम लिखूं, तो देखो आपको प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस कहीं दिख रहा होगा, पीबीटी 1720, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद कौन आ जाएगी? इसके बाद आएगी हमारे देश की सबसे भूखी और सबसे गरीब संस्था सरकार, जो कह रही हमारे पास पैसे नहीं है, खाली 5 लाख 10 लाख करोड़ है, इससे ज्यादा है नहीं हमारे पास, हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा, हम घर के नीचे जमीन के नीचे नहीं पैसा छुपा पा रहे, तो उतना पैसा कवर करने, ठीक है, मतलब मैं मूवीज के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस टैक्स पेड, हाँ टैक्स पेड, उसके बाद आ गया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1032 रुपए, ठीक है जी, 40% टैक्स माइनस करके। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना शेयर होल्डर का पैसा है, ये मैंने डिबेंचर चैप्टर में भी बताया था, शेयर होल्डर का पैसा है। इसमें सबसे पहले पैसा देंगे हम फिलहाल या तो इक्विटी डिविडेंड वालों को या प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को, उनको 2 तरह के डिविडेंड देने पड़ते हैं। जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट को बांटना फैंसी शब्दों में, या फिर वो जो थोड़े हाई फाई लोग होते हैं वो ये नहीं कहते भाई साहब प्रॉफिट दिया यार, प्रॉफिट आपस में बांटा, वो कहता भाई साहब डिविडेंड बांटा यार, है ना, मुझे डिविडेंड मिला है। तो इसको 2 तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज्ड यानी कि फाइनल डिविडेंड जो हर साल कंपनियां बांटती हैं। अच्छा तुमने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो हम आपको हर साल 31 मार्च को पैसा बांटेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीचों बीच दिया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, कि कंपनी की इस साल बड़ी सारी गाड़ियां बिक गई जी, टाटा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत गाड़ियां बेची, तो उन्होंने दिवाली पे इंटरिम डिविडेंड बोनस अनाउंस कर दिया, तो वो भी शेयर होल्डर को देते हैं, तो वो भी तो देंगे, तो प्रॉफिट में से ही, कंपनी के पास कहां से आएगा, प्रॉफिट में से ही तो बांटेगी। तीसरी चीज, कंपनी कुछ पैसे जर्नल रिजर्व में रख रही है अपने पास, कंपनी के पास देखे ना पैट बचा कितना था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1032, याद करना। मुझे एक चीज बताओ, 1032 जो मेरा पहुंचा था, क्या मैं सरकार को टैक्स भुगतान कर चुका हूं? 1032 तक पहुंचते हुए सरकार को दे चुका हूं। इसके बाद वाले पैसों पे सरकार कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, वो कहेगी मुझे मेरा 40% मिल गया, बैठे बिठाए। मैंने तो सिर्फ इतना बोला था, नहीं तो इनकम टैक्स वाले भेज दूंगा, जीएसटी वाले भेज दूंगा, आर्मी भेज दूंगा, तोपे चला दूंगा, पैसे दो, वो कहते ले लो, है ना, तो पहुंच गया। 1032 किसका है? कंपनी के मालिकों का। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस, उनको बांटना है हमने प्रॉफिट, यानी कि जिसको बोलते हैं डिविडेंड। टाइप ऑफ डिविडेंड बोलो, टाइप ऑफ डिविडेंड 2, एक होता है प्रपोज्ड या फाइनल, प्रपोज्ड या फाइनल, दूसरा इंटरिम। प्रपोज्ड या फाइनल हर साल बांटा जाएगा, कंपनी कमा रही है तो बांटेगी सबको। इंटरिम कब बांटा जाएगा? साल के बीच में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। कितना बांट दिया हमने? 132 और 100, 232, रह गया 800। कंपनी कह रही है यार बाकी सारा नहीं बांटते, फ्यूचर में काम आएगा, 200 रुपए उन्होंने बचा के रख लिया, अलग से गल्ले में डाल दिए, एक अलग बैंक अकाउंट में डाल दिए, उसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। बताना इसके बाद कितना बच गया? 600। उसमें से 270 का इन्होंने सोचा यार हमारा टैक्स भी तो आएगा। ये प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद आपको शब्द दिख रहा है ये सॉफ्टी के आसपास? प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? मेड। मेड की स्पेलिंग बोलना, इसकी हिंदी बोलना बनना, है ना, टैक्स बना, पे नहीं किया, बना। सर है सर, हाँ पे नहीं किया, टैक्स बना। सर इसका मतलब मेरा 1 साल का, इस साल का, जिस साल का मैं कैश फ्लो निकाल रहा हूं ना, कैश फ्लो बना रहा हूं, मे बी हाईली चांसेस है मेरा इतना टैक्स बनेगा। हो सकता है टैक्स बना कितना, देखना एक बार, और टैक्स कितना बना है सामने लिखा हुआ है। सर हम टेक्निकल पहुंच जाते हैं, बेस भूल जाते हैं, बेटा बहुत तरक्की करोगे जिंदगी में। तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से? 270। इसका मतलब है कि मेरा इस साल का टैक्स इतना बन रहा है। हो सकता है पेमेंट मैंने 100 की हो, 270 की हो, या 500 कर दियो कि बाकी अगले साल देखेंगे, डेफर टैक्स क्रिएट हो जाएगा मेरा, या हो सकता है ना की हो। तो पेमेंट और मेड 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद करते हैं हमारा बच्चा 6 के 6 दिन ट्यूशन जाएगा, बंक नहीं मारेगा। लड़कों के लिए आम बात है, शिवाजी पार्क में बैठ के फिर चाय पी रहे होते हैं, कॉफी टोस्ट के साथ, कोई इधर उधर चला जाता है, ठीक है, कहीं भी चला जाता होगा, अग्रवाल स्पीड्स पे, इधर उधर जो भी है। दूसरा, पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चे मोबाइल नहीं चलाते, वो यूट्यूब की क्लासेस चला रहे होते हैं कि क्लास टीचर ने वीडियो भेजी है, पता चल रहा था वो आज का ट्रेंड दिखे, वो मैंने तेरे को रील भेजी है, दिखियो। तो जो चीज
जो चीज टीचर पेरेंट्स सोच रहे हैं क्या वो सच में होती है? नहीं। इसलिए ये जो है ना 270 ये आपकी सोच है, आपकी नहीं सर, हमारे पेरेंट्स की। हाँ कि हमारा शायद 270 पे टैक्स बन रहा है, लेकिन हो सकता है टैक्स की जो पेमेंट करी होती है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, 100 150 कुछ भी। तो मेड और पेड दो अलग अलग चीजें हैं। कौन सी? मेड और पूरे सिलेबस में पूरे चैप्टर में बार बार आएगा सर टैक्स मेड है कि पेड है। अगर मेड को पेड बना दिया, पेड को मेड बना दिया तो तुम लोग मैड मेड बन जाओगे। तो अब मैंने टोटल प्रॉफिट में से कितना पैसा बांट दिया। 132 मैंने रखा डिविडेंड के लिए, 100 रुपए मैंने रखा इंटरिम डिविडेंड के लिए, 200 रखा फ्यूचर की इमरजेंसी के लिए रिजर्व में, 270 रखा टैक्स के लिए। बाकी जो बच गया इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेशन या प्रॉफिट लेफ्ट, या इसी को बोलते हैं, कोई इसके लिए शब्द बताना। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, कुछ ऐसा पैसा जो बचा के रख लिया। फिर अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई टैक्स वापस कर दिया तो वो लास्ट में ऐड कर देना, या अगर आपने टैक्स जो पे की है, सर ऊपर मेड था ना तो नीचे पेड आता है, तो यहाँ पे देखो मैंने टैक्स पे कितना किया, सिर्फ 0 बनता है आपका 270, पे किया 0, तो मेड और पेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट इन दिस चैप्टर। तो बाकी लास्ट में प्रॉफिट अवेलेबल रह गया, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग रह गई 420। ये सारा कुछ कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये P&L अकाउंट या टोटल आपको बना के दे के चला गया, भैया हम तो चले शिमला घूमने, हमारी ड्यूटी क्या थी कंपनी में? P&L अकाउंट बनाने की, सारा कुछ करने की, हमने सब कुछ सही किया है, अब आप जानो आपका काम जाने। बताओ ये लाइन कौन किसको बोल के अलविदा कर रहा है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैशियर को, है ना, अकाउंटेंट कैशियर को बोल के टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो आगे पढ़ना पॉइंट नंबर 1, above format and appropriation. Above format and appropriation is totally based on the accrual basis in which we consider credit and non-cash transaction also. देखना पहला पॉइंट किसको क्लियर है? मुझे नहीं पता सेम नोट्स आपकी बुक में है या थोड़े से चेंजेस हैं, मुझे पता नहीं है। आप सामने से देख लो, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। रोनित ऊपर चल रहा है मेरे भाई, तू तो कहेगा मैंने तो पढ़ लिया। पढ़ ले भाई जल्दी। कह रहे हैं ऊपर वाला जो फॉर्मेट बनाया है एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बनाया है। नाउ ये वाला पॉइंट पढ़ना, पॉइंट नंबर 2 जल्दी। पॉइंट नंबर 2, निकुंज भैया मैंने बातें करने का टाइम देता नहीं हूँ, जितनी तू बातें कर लेता है ना। तो जब मेरे पास P&L अकाउंट प्रॉपरली फॉर्मेट बन गया, उसके बाद हमने क्या करना है, डायरेक्ट मेथड नहीं फॉलो करना। ये वाला सारा फॉर्मेट अगर मैं दोबारा बनाने लग जाऊं, देखना सामने यही पूरा फॉर्मेट दोबारा बनाने लग जाऊंगा, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, जो फिलहाल अलाउड ही नहीं है, बात खत्म। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यार इतना सारा दोबारा क्यों करना है, काम करना 420 वाली आइटम लेना प्रॉफिट, इसके अंदर ही चेंजेस कर देना, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन करके, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। तो देखते हैं कि हमने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। इधर देखो अब नेक्स्ट मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट अभी क्या बना था, P&L अकाउंट, जो कौन बना के गया था, अकाउंटेंट। क्या उसने P&L गलत बनाया था? नहीं। उसने किस मेथड से बनाया था, किस बेसिस पे, एक्रूवल। हमें अब कौन सा बेसिस फॉलो करना है? तो अगर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है कैश प्लस नॉन कैश, तो उसमें से मैं क्या हटा दूं, तो टोटल में से नॉन कैश माइनस कर दूंगा तो कैश बेसिस बन जाएगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं जो आखिरी आइटम है वो ले लो जी, 420। अब इसमें जो आपने आइटम्स लास्ट में माइनस की थी ना, जो आपने ये 4 आइटम्स याद है माइनस की थी, कौन कौन सी 4 आइटम, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सारी चीजें माइनस की थी। याद रखना इन वाली आइटम्स से अभी तक आपका कैश गया नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले ना इन 4 आइटम्स को ऐड कर देते हो, ये सारी 4 आइटम्स को ऐड कर देते हो, क्योंकि अभी तक ये सारी आपने या तो अनाउंसमेंट की है, इंटरिम डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड अभी आपने अनाउंस किया कि हम देंगे। टैक्स मेड किया है, मेड मतलब आपने बताया है कि मेरा टैक्स इतना बनता है, पे कुछ नहीं किया,
जबकि पूरे प्रॉफिट में से तो माइनस कर चुके थे। सोच के देखो यार, आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। 1032 में से मैंने ये चारों चीजें माइनस की थी, लेकिन इन चारों चीजों में से ना अभी तक मेरा पैसा गया नहीं है सच में। जो मैंने डिविडेंड है वो भी अनाउंस किए हैं, आप ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए भी दिए नहीं। इसका थोड़ा सा और एग्जांपल भी होता है कि पेमेंट हम कई बार दे भी चुके होते हैं। फिलहाल के लिए भी आज की क्लास के लिए आपको ऐसा समझना है कि दोनों डिविडेंड अभी अनाउंस किए हैं, दिए नहीं। लेकिन अनाउंस करते टाइम P&L ने तो माइनस कर दिए ना। P&L कहता है आज नहीं तो कल तो देंगे, एक्रूवल बेसिस है भाई मेरा, तो मेरे को तो देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब पता है क्या होता है? इधर देखो, मैंने अपने गले में से पैसे निकाले, जेब में डाल दिए। मुझे एक बात बताओ, ये 200 रुपए किसके थे? किसको दे दिए मैंने? एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिए। क्या मेरा सच में कैश आया या गया है? तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व वैसी आइटम है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में से उठा के दूसरे अकाउंट में डाल दिए, रिजर्व के तौर पे रख लिए। क्या सच में आपका पैसा गया है? लेकिन आपका वो प्रॉफिट तो कम हो गया ना। प्रॉफिट कम होने का मतलब होता है कि इतना पैसा बचा के रख लिया है, बाकी प्रॉफिट का देखना है क्या करना है। तो P&L अकाउंट में तो वो प्रॉफिट माइनस हुआ है, क्योंकि P&L अकाउंट आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो, जिसको थोड़ा और प्रैक्टिकल विजन चाहिए। मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, तो HDFC में से मैंने ये वाला ट्रांसफर टू रिजर्व हटा दिया, इसकी मैंने जाके FD करा दी किसी और बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या SBI बैंक में। तो मुझे HDFC बैंक का बनाना है P&L अकाउंट। क्या उसमें से मैंने पैसा निकाला है ना? निकाला है। फिर मैंने अपने ही नाम पे दूसरे बैंक में FD करा ली। क्या मैं सच में कह सकता हूं मेरा पैसा गया है? नहीं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, दैट इज कॉल्ड P&L से उठ के रिजर्व में चला गया, जर्नल रिजर्व में। क्या सच में पैसा गया है? सच में पैसा गया नहीं है, ट्रांसफर हुआ है। तो कैश बेसिस वाले कहते हैं भाई साहब आपने उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया 200 को, ये सोच के कि आपने ये कैश का खर्चा किया है। तो P&L अकाउंट में तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि HDFC बैंक में तो आपका बैलेंस कम हो गया। क्या ओवरऑल आपका बैलेंस कम हुआ है? ओवरऑल कम नहीं हुआ, इसलिए कह रहे हैं इस 200 को भी प्लस करो, क्योंकि इसमें सच में कैश गया नहीं है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बात करता है? सिर्फ जो एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन हुई है उसको माइनस करना है, ये आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। सेम ऐसे ही आपने बोला टैक्स मेड, प्रॉफिट में से तो जो मेरे पास प्रॉफिट था 1032 का, उसमें से तो आपने माइनस किया था 270 टैक्स मेड, ये सोच के तो मेरा खर्चा है। क्या आपने पे किया है? पेड है कि मेड है? मेड का मतलब है इतना टैक्स बन रहा है। भाई बनने का क्या है, आप घर वालों को भी बोल देते हो 90% आएंगे, वो तो रिजल्ट वाले दिन पता चलता है क्या आया क्या गया, है ना? तो आपने जो मर्जी घर वालों को बोल दिया भैया 90% आ जाएंगे, तो बनने का कोई मतलब नहीं है आपने। लेकिन P&L अकाउंट वाले अकाउंटेंट की एक मतलब वो देखो, एक एक्टिविटी उसने इसको माइनस कर दिया है। क्या सच में मेरा टैक्स मैंने भर दिया? क्या दुकान में से पैसा गया है? तो कैश बेसिस वाला जो कैशियर होगा वो कहेगा आपने 270 माइनस कर दिया, पैसा तो गया नहीं। तो जिसको माइनस कर दिया है इसको भी प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि फिलहाल ये आपके लिए नॉन कैश आइटम है। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लगे इनडायरेक्ट मेथड से, जो चार चीजें आपने ये सोच के माइनस कर दी थी कि चली गई, वो तो गई तो है नहीं, पैसा तो अभी आपके पास ही पड़ा है, तो इसलिए इसको ऐड कर दिया। तो दोबारा से हम अपने पहुंच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। इसमें एक इनकम टैक्स रिफंड था, थोड़ा छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब इसमें हमें ना ऐड करना है नॉन कैश आइटम्स, यही वाली चीजें। ये तो अभी हमने यहां से, इधर देखो ध्यान से देखोगे ना, अभी तक हमने यहां तक चलना शुरू किया था। अब आगे पूरा ऊपर तक खत्म करना है ना, सारी आइटमें तक, जहां से मैंने क्वेश्चन शुरू किया था वहां तक चेक करना है कौन कौन सी नॉन कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी जो मेरे को हटानी है। अभी मैं यहां तक पहुंच गया हूं। हमारे क्वेश्चन में 1032 की जगह 1100 कुछ आया है, क्योंकि वो रिफंड ऑफ टैक्स का मैंने थोड़ा कंसीडर किया था। फिलहाल के लिए हम उसको नहीं करेंगे, थोड़ा हैवी हो जाएगा। अब मैं पहुंच गया था इधर तक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। अब जो जो आपने खर्चे माइनस किए थे, अब आप लोग मुझे यहां से पहचान के बता सकते हो, ये मेरे पास ना एक्सपेंसेस हैं कुछ, आप मुझे बता सकते हो कैश फ्लो में कौन कौन से खर्चे आने चाहिए? ये सामने पड़े हैं आपके, ये आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, क्योंकि पैसा तो गया है ना। ये वाले नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनसे सच में कैश नहीं गया। सर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, वो तो जितने पैसे आए होंगे लॉस करके या जो भी है वो तो इंक्लूड हो गए होंगे ना। तो ये जो दो आइटम ऐसी हैं जो आपने माइनस कर दी हैं कैश समझ के,
कैश बेसिस में ये नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दो आइटम्स को प्लस कर देंगे। इधर देखो, ये दो आइटम्स को मैंने प्लस कर दिया है, ध्यान से देखो, ऐड नॉन कैश आइटम्स। मुझे बता सकता है कोई रीजन वाई आई एडिड द डेप्रिसिएशन? क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन सी आइटम थी, नॉन कैश। पी एंड एल अकाउंट तो नॉन कैश आइटम को माइनस करता है, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट नॉन कैश आइटम्स को भी माइनस करता है, क्यों, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट करेगा? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करेगा, जो नॉन कैश आइटम्स आपने माइनस कर रखी हैं उसको प्लस कर दो। लॉस ऑन सेल को भी, लॉस ऑन सेल का मतलब है कि यार 100 वाली चीज हमने 80 में बेची, 20 का लॉस हो गया, तो 80 रुपए मेरे पास आया ना, तो 80 रुपए को मैं ऊपर जो इनकम्स नहीं थी, इनकम सी एसेट सोल्ड, उसमें मैं 80 रुपए को लिख चुका हूं। तो मेरे पास तो मेनली कैश के ट्रांजैक्शन 80 है ना। पी एंड एल अकाउंट में सच में 20 का लॉस हुआ है, पी एंड एल अकाउंट तो कह रहा है मैं तो सारा हिसाब लिखूंगा, उसने 80 को भी लिखा 20 को भी लिखा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कह रहा है मैं 80 को तो कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि उससे कैश आया है, 20 से मेरा कैश गया थोड़ी है फिलहाल, तो इसलिए उसने 20 को लिखा था पी एंड एल ने, हम नहीं लिख रहे। सेम ऐसे ही नॉन कैश इनकम्स, नॉन कैश इनकम देखते हैं अब हम। मेरे एक्सपेंसेस भी खत्म हो गए, याद रखना मैं यहां तक पहुंच गया हूं, मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब मुझे रह गई मेरी इनकम्स। अब मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से कौन कौन सी इनकम आनी चाहिए। कैश सेल आना चाहिए, कैश फ्रॉम डेटर आना चाहिए, कैश बेसिस के हिसाब से आना चाहिए, आना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यानी कि सेल ऑफ एसेट हो गया एक तरह से, क्रेडिट सेल। मुझे बताओ पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए अकाउंटेंट ने क्रेडिट सेल का क्या किया था, प्लस किया था, लेकिन वो तो क्रेडिट है। क्या पी एंड एल अकाउंट ने गलती की थी? उसके पास जो लॉ है उसके रूल्स अलग हैं, कैश फ्लो के रूल्स अलग हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट सेल ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चलता है। ठीक है, तो मेरे पास कैश अवेलेबल आ गया 1202, और याद करो मतलब ये सारी आइटम्स एड लेस करने के बाद ना कैश आ गया 1202, जबकि मेरे पास प्रॉफिट कितना था याद है, एंड में 420 का प्रॉफिट बच गया था सबसे एंड में। तो यहां से दोबारा प्रूफ हो रहा है कैश इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, ये जो फॉर्मेट बनाया है, ये बिल्कुल रफली फॉर्मेट था, ठीक है। इसका सिस्टमैटिक फॉर्मेट है जो अकाउंट्स ने दी है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन देखना एक बार के लिए। इस क्वेश्चन में आप बता सकते हो मुझे, कैश सेल है 200, क्रेडिट सेल है 80, कैश सेल 200, क्रेडिट सेल 80, डेप्रिसिएशन है 30। प्रॉफिट कैलकुलेट करो और कैश का बैलेंस कैलकुलेट करो, कर सकते हो? पहले प्रॉफिट बताओ ना, प्रॉफिट कितने है? प्रॉफिट 250 कैसे आया? 280 माइनस 30, गलत है। आप लोगों को अभी तक प्रॉफिट निकालना नहीं आया? प्रॉफिट तो थोड़ा सा एक स्टेप ना आगे चलता रोनित, मैं बार बार बोल रहा हूं बेसिक्स पे रहा कर। 250, हर्ष बिल्कुल ठीक है आपका, हर्ष का आंसर ठीक है यार, बाकी जो मर्जी बोलते रहो, हर्ष का आंसर ठीक है। 250 रुपए आपके पास यार, ये ट्रांजैक्शन है, मैंने 50 100 बार 150 बार बोल चुका हूं, जो आइटम्स है उसको यूज करना है भाई। मैं वही बार रोनित बार बार बोल रहा हूं, तू एक स्टेप आगे चलता है एडवांस, इतना दिमाग नहीं लड़ाना। डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो इनकम्स, ये लो जी 200 प्लस 80 कर लेना दुनिया के किसी कैलकुलेटर में, उसको बोलते हैं 280, उसमें से 30 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 250 आ जाएगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या दिक्कत है इसमें? क्यों मुंह खुला का खुला रह गया भाई, क्या चक्कर है? किसने? कैश बैलेंस बोल रहे थे आप लोग। हाँ प्रॉफिट 250 ठीक है, कैश बैलेंस बोलो कितना है? कैश बैलेंस 200 है, 200 रुपए का मेरे पास कैश आया, ठीक है। क्रेडिट सेल को इंक्लूड नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो इसका जो प्रॉफिट आ रहा है 250, इसका जो कैश आ रहा है
200। अब आता है जी कैश में क्या क्या लेना है। नहीं कोई 5 मिनट नहीं है यार, कोई बात नहीं। अब आप थक रहे हो, मैं नहीं देख सकता, कोई बात नहीं। टाइम अभी 3:05 है, 25 मिनट रहते हैं, नॉन स्टॉप क्लास चलने वाली है आगे भी, तो इसलिए तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन है जी, अगला टॉपिक मेरे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर मैंने 5 मिनट की ब्रेक दे दी ना, क्लास छुट्टी हो जाएगी। लिख के दे देता हूं, अब मुझसे अभी लिखवा लो। करना है तूने, ट्राई करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैश का क्या चेंज होता है, उसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल दोबारा लेते हैं। 1 अप्रैल को मेरे पास कैश है 200 रुपए, 1 अप्रैल को मेरे पास कैश है 200। अगले साल की 31 मार्च को मेरे पास कैश है 270। बताओ कैश में कितना चेंज हुआ? 70 प्लस या माइनस? 70 प्लस के, तो इसको बोलते हैं कैश में चेंज होना, कैश का इनफ्लो हुआ है। कैश का इनफ्लो हुआ है मेरे पास 70। अब जो कैश बोलते हैं हम, सिर्फ कैश इन हैंड को नहीं बोलते। इस चैप्टर में ये कैश बड़े सारे हैं, ये याद रखना है। वाइवा वाला टीचर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताओ। बैंक में पैसा पड़ा है, क्यों नहीं कहेंगे? तो एक काम कर, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा 2 लाख, बस कर दे फिर। हाँ तो कर दे बस, मैं उसको कैश बोलूंगा, तू मत बोल। बात तो सही है, हमारे यहाँ पे भेजे हमारे भेजे खुलने शुरू हो गए यार। जो जीपे फीस करते हो, गलती रोनित की तो नहीं है, गलती इस हमारे सिस्टम की है। इधर देखो यार, इधर इधर मैं समझाता हूँ, पैसे मैं लेता हूँ तुमसे, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। हमारे पास जो टॉपिक है ना, वो ये नहीं कह रहा भैया कैश में चेंजेस, वो कह रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस। ऐसी वैल्यूज जो कैश के बराबर, जिसका उठना बैठना है, उसको भी कैश ही मानेंगे। मुझे बताओ, जो मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं वो भी कैश जितनी वैल्यू रखता है कि नहीं रखना? उसकी भी कह रहे नहीं रखता भाई, उसकी भी औकात। अब तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब नहीं, आप जो मर्जी बोल लो, क्लास चल रही है भैया। दो मैंने शब्द दो हैं। हाँ, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पे जो कैश एट बैंक है, अब मुझे पहले तो ये देखना है क्या क्या कैश में कंसीडर किया जाएगा। वो कह रहे हैं सिर्फ कैश नहीं, सामने देख यार, कैश के साथ जो कैश इक्विवेलेंट की आइटम्स है उसको भी कैश कंसीडर किया जाएगा। जो स्टार्ट होगा कैश इन हैंड से, ये कैश है। मेरे बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस चाहे कैश नहीं है, लेकिन कैश के इक्वल वैल्यू तो कैरी करता है। अब ठीक है ना? तो हाँ, आप जो बोल रहे थे वो ठीक है, आप सिर्फ कैश को कंसीडर कर रहे थे, एक पॉइंट को। यहां पे कैश नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश, बैंक में पड़ा हुआ कैश, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तीसरा, चेक। मुझे कोई बच्चा फीस के तौर पे चेक दे देता है, या जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, जब लाखों 2 लाखों की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो आजकल क्या करते हैं, चेक मेनली यार कंपनीज वाले तो चेक पेमेंट कर देते हैं ना। जो आजकल अकाउंट ट्रांसफर पॉपुलर हो गया, पहले तो चेक चलते थे ज्यादा। आप बैंक जाओ, आपको पता चल जाएगा एक दिन में कम से कम 500 चेक आते हैं बैंक वालों के पास। यानी कि मार्केट में कैश में डीलिंग चेक में डीलिंग चल रही है ना। तो अगर मुझे किसी ने चेक दे दिया आज, तो वो भी मेरे लिए कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए। कैश इन हैंड, दूसरा, एक बार फिर से, पहला कैश इन हैंड, दूसरा, तीसरा चेक, चौथा ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट वो बनवाता है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं होता, समझ लो। तो ये चेक, ये दोनों सेम चीजें होती हैं, कैश और डिमांड ड्राफ्ट और चेक। अब आ रही हैं खतरनाक चीजें जो नींद ही खोल देंगी। अब ये देखो, कैश को क्या बोल रहे हैं भैया? करंट इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट भी आपका कैश है। अब कर लो भैया बात। करंट इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है, मैंने कोई शेयर, एफडी या कुछ ऐसे करवा रखे हैं 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, कह रहे हैं भैया वो भी कैश है। अब कर लो बात, करो अब लड़ाई। अब आप मुझे बताओ अब आप मुझे बताओ इसका लॉजिक क्या बैठा? करंट इन्वेस्टमेंट को हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वालों ने करंट इन्वेस्टमेंट को कैश का पार्ट क्यों माना है?
कोई रीजन? रोनित तू बता देगा वैसे सही, क्योंकि उसको लिक्विडेट कर सकते हैं 1 साल से अंदर अंदर। यानी कि मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं मेरे बैंक अकाउंट में, या मेरे अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, बैंक में एफडी पड़ी है, जिसके पास ये फीचर है कि आप अगले दिन जाके उस एफडी को तुड़वा सकते हो, शेयर्स को बेच सकते हो। मुझे बताओ 1 दिन के बाद या 1 घंटे के बाद ही मुझे कैश मिल जाएगा? तो वर्ड सही यूज किया ना उस भाई ने। लिक्विडिटी पोजीशन उसकी क्या है? कैश के बराबर की। तो कह रहे हैं इस चैप्टर में ये चीज तंग करेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में ना करंट इन्वेस्टमेंट कैश का पार्ट नहीं होता था। एक बार याद करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता कहां था? करंट एसेट्स में। याद है 6 सब हेड होते थे, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीव इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और पहला क्या होता था? करंट इन्वेस्टमेंट। पहला होता था करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स के अंदर पहला होता था करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यानी आप तुम सोच के देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पहला सब हेड होता था करंट इन्वेस्टमेंट, फिर होता था इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में जहां बैलेंस शीट बनानी है, वो कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट अलग है पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे कैश है। और थोड़ा सा दिमाग और खोलो, नींद खोलो भैया, कैश फ्लो का चैप्टर कह रहा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट भी है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज समझ सकते हो, चौथे सब हेड के अंदर पहला सब हेड इंक्लूड कर दिया। इसलिए इतना जोश में पढ़ा रहा हूं। वाइवा वाला टीचर इसमें तुम्हारी धज्जियां उड़ाएगा, देख लेना। कहेगा एक काम करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताओ। तो तुम्हें कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताना है, टीचर से पूछना पड़ेगा। सर बैलेंस शीट के हिसाब से बताएं या कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर के हिसाब से बताएं? बैलेंस शीट के हिसाब से बता सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट, ऊपर वाले 4। जबकि कैश फ्लो के चैप्टर के हिसाब से कैश इन हैंड, आगे कैश एट बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो चलो करंट इन्वेस्टमेंट का ही नाम है, और साथ में मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन सबके ये सेम नेम है, ये सारे करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिंपली बोलते हैं बिल्कुल छोटे टाइम पीरियड के लिए हमने क्या करा रखी है? एफडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रखे हैं, ट्रेजरी बिल टाइप। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाएगा वाइवा वाले टीचर से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताना एक बार। टोटल कितने हैं? 7। टोटल कितने हैं? 7। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, डिमांड ड्राफ्ट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इन सभी का टोटल जो करूंगा मैं, इन सभी का टोटल, ये 7 आइटम्स का जो टोटल करूंगा ना, फॉर एग्जांपल इन 7 आइटम्स का टोटल आ रहा है 5000 रुपए। इसको बोलते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो 1 अप्रैल को है। यानी कि 1 अप्रैल को आपको सिर्फ कैश रोकड़ा नहीं चेक करना, ये 7 आइटम्स चेक करनी है उसका टोटल। फिर 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि आपको 2 डेट्स में ना, 1 अप्रैल में और अगले साल के 31 मार्च में, दोनों डेट्स में इनको ऐड करना पड़ेगा 7 आइटम्स को। हमारे पास क्वेश्चन में 7 में से 3 आइटम, 2 आइटम या 4 आइटम्स होते हैं हमेशा। तो मेरे को बताओ कैश को कैसे कंसीडर किया जाएगा? ओनली कैश इन हैंड को या इन 7 आइटम्स को? तो पहले तो 1 अप्रैल को इन 7 आइटम का टोटल करना, वो बन रहा है 5000। 1 अप्रैल को इन 7 आइटम का टोटल बन रहा है 5000, अगले साल के 31 मार्च को बन रहा है 4000। बताओ कितने का चेंज हुआ है? माइनस का 1000। तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारा मेनली ये टॉपिक चलने वाला है। 5 मिनट की ब्रेक दे रहे हैं।